वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्ट। आज हम NISM सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि लाइक अगर आपको लेटेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक इसके लिए मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं चार्ज कर रही हूँ, बट रिटर्न में मैं एक ही चीज़ आपसे मांग रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे मेरे ब्लॉग पे फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड एवरी डे लाइक मुझे कुछ नया करने की इच्छा होती है या फिर आप लोगों को कुछ नया बताने की इच्छा होती है जो हर कोई नहीं बताता है, राइट। और मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ये NISM जितने भी सर्टिफिकेट हैं NISM के, तो इसके लिए 5 फिगर्स में चार्ज करते हैं आपको। क्यों 5 फिगर्स में चार्ज करते हैं? जस्ट बिकॉज कि उन्हें भी पता है कि अगर ये सर्टिफिकेट कोई भी पास कर लेता है या फिर सर्टिफिकेट होल्डर बन जाता है तो उसको 101% चांसेस हैं कि उसकी जॉब लगनी ही लगनी है। और जॉब भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में लगेगी आपको, जो लाइक इंडिया की बड़ी बड़ी बैंक्स हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, इवन आजकल गवर्नमेंट बैंक्स उनके के भी सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट है, उनके भी डीमैट हाउस हैं, वो लोग भी ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपने कस्टमर्स को। तो वहाँ पे भी अगर आपको 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है पर्टिकुलर फील्ड में तो वहाँ पे भी आपके चांस है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर सीबी की एग्जाम्स जो होती हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज है सिक्योरिटीज मार्केट का, बेसिक नॉलेज है डेरिवेटिव्स का, बेसिक नॉलेज है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मेंबर का। तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं और अगर ये बेसिक नॉलेज है तो वो आप इजीली क्रैक कर पाते हैं, जो नॉर्मली हर कोई क्रैक नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ। और बदले में सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि लाइक आप जितने भी लोग मेरे चैनल को विजिट करते हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे ब्लॉग पे विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फॉलो करें। फॉलो के लिए मैंने अभी तक लिंक नहीं दिया है अपने ब्लॉग पे, बट सून वी विल अपडेट आवर लिंक, जो कि आपको मे बी इस सेक्शन में मिलेगा या फिर टॉप ऑफ दी टाइटल बार पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फॉलो करें ताकि कुछ भी नया अपडेट या फिर कोई भी नया ब्लॉग हम लोग पब्लिश करते हैं तो आपको एट ए टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इफ अगर आपको पसंद आता है तो ही, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए। बिकॉज आई नो कि मैं जो भी कर रही हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, मैं कोई आपसे चार्ज नहीं कर रही हूँ। जस्ट बस मैं इतना है कि अब मैं अपने चैनल का या अपने वेबसाइट का पब्लिसिटी कर रही हूँ, दैट्स ऑल। बाकी और मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आप सबको भी पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई भी डिटेल्स चाहते हैं जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है तो उस पर भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना सकती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अगर फ्रेशर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है सर्टिफिकेट तो हमने पास कर लिया है, अब आगे कैसे क्या करना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो उस पर बनाऊँगी और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जॉब्स के लिए अप्लाई करना। जो ऑलरेडी फील्ड में है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज उनको एक मिनिमम एक्सपीरियंस होता है, वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, तो वो इजीली इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, इंडस्ट्री इजीली उनको एक्सेप्ट करती है और वहाँ पे उनका क्या बोलना चाहिए, हायरिंग इजीली हो जाता है। बट एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एंटर करना। बट स्टिल अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दिस इज़ माई वेबसाइट। ओके, तो आपको कैसे करना है, आपको जस्ट गूगल में पैसा इन्वेस्टर सर्च करना है। ओके, पैसा इन्वेस्टर.com आपको सर्च करना है।
ओके, ये फर्स्ट जो लिंक आपको दिख रही है, सो इस पर आप क्लिक करें और ये विंडो ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो आर्टिकल्स नहीं अपडेटेड हैं जस्ट बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द वेबसाइट, तो अभी आपको ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल जल्दी ही हम स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं, तो ये भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगे मार्केट को इजी वे में समझने के लिए। प्लस जो ऑलरेडी वीडियो जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको तो ऑलरेडी यहाँ से वीडियो लाइक यूट्यूब से वीडियो मिल जाता है, बट स्टिल अगर कोई डायरेक्टली मेरे पेज को व्यू करना चाहता है और तो यहाँ पे भी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देन स्टडी मटेरियल, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है, जो भी न्यू एडिशन रहेगा, बिकॉज क्या है कि अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस करती रहती है सेबी टाइम टू टाइम, तो एवरी टाइम, एवरी ईयर और एवरी 2 ईयर जो है जितने भी वर्कबुक्स हैं, तो उनके न्यू एडिशन आते रहते हैं, तो जब भी कोई नया एडिशन आएगा तो आपको यहाँ पे ऑलवेज अपडेटेड एडिशन मिलेगा, इवन कोई सी भी एग्जाम का हो। तो रिसेंटली हमने कुछ जो अपडेटेड वर्जन्स हैं तो वो यहाँ पे अपडेट किए हैं, सुन बाकी अदर एग्जाम्स की भी वर्कबुक की लिंक्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे, बट स्टिल इक्विटी डेरिवेटिव या फिर म्यूचुअल फंड के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके और आप वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहें कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पास करने के बाद आपको बेसिक किन किन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा और आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस आपको एग्जाम फी कितना लगेगा, ड्यूरेशन कितना लगेगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कितने ईयर के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो ये भी सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कुछ एग्जाम्स में है, कुछ एग्जाम्स में नहीं है। फॉर सपोज आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट NISM के ऑफिशियल वेबसाइट nism.ac.in पे जाके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और अगर आप गूगल जीमेल रजिस्टर्ड हैं तो ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो मैं पहले आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग जीमेल से पहले लॉगिन करें एंड देन ओनली डाउनलोड करें, बिकॉज स्पैम बहुत होते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा उसको सिक्योरिटी लेवल पे रखने के लिए जीमेल रजिस्टर को ही अलाउ किया है, बाकी को अलाउ नहीं किया गया है। तो आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप पहले जीमेल से लॉगिन करें एंड देन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और डायरेक्ट भी रीड आउट करना चाहें तो डायरेक्ट भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुन ये सारे स्टडी मटेरियल जो रिसेंट स्टडी मटेरियल्स हैं हम लोगों ने अपडेट कर दिए हैं। जल्दी आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट प्राइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट हाँ हम लोग एक डोनेशन बटन यहाँ पे देने वाले हैं, तो फॉर सपोज आपको डोनेट करना चाहें फॉर सोसाइटी पर्पज तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ वो नहीं है। उस पर भी हम बाद में बात करेंगे कि वो डोनेशन कहाँ जाएगा, कैसे यूज होगा, तो उस पर हम लोग कभी आप लोग जानना चाहें तो मुझे बताइएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। बट स्टिल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉक टेस्ट अभी अपडेटेड नहीं है बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ है, न्यू एडिशन आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जनरेट करने होंगे, तो इसलिए मॉक टेस्ट अभी अपडेट नहीं करा है, बट विद इन 1 और 2 वीक्स वो अपडेट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर माई फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। ये एक फैमिली है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसी तरीके से बहुत ग्रो करेंगे, आप लोग भी और इवन मैं भी। होप मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप लोगों को हेल्प करें जॉब्स के लिए, या फिर आप मार्केट में एंटर करना चाहते, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आई होप कि मेरे सारे वीडियोस आपको हेल्प करते होंगे। एंड वन मोर थिंग, कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मुझे समझ नहीं आता है कि कब कौन सा नॉलेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, राइट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मे भी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि मुझे वर्कलोड रहता है थोड़ा, तो थोड़ा हो सकता है उस पर्टिकुलर वीडियो जनरेट करने में, बट हाँ
मुझसे होगा तो मुझे जितने भी कमेंट्स आएंगे और जितने भी लाइक आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ट्राई करूंगी कि 99% टॉपिक्स को मैं कवर करूं और 99 टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं। बट आप लोगों को मुझे बताना होगा, आप लोग जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं या आप लोग क्या ये मतलब क्या नया सीखना चाहते हैं। तो आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, इवन आई हैव मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, ब्लॉगिंग का भी नॉलेज है मुझे, और लाइक वेबसाइट्स वगैरह कैसे जनरेट किया जाता है उसका भी मुझे अच्छे से नॉलेज है, और मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, तो मे भी पॉसिबिलिटीज नहीं कि मैं आपको बता दूँ। सो बहुत हो गई बातें, लेट्स स्टार्ट। हम आज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर नंबर 9 है NISM सीरीज 8 का, ठीक है। और इसमें से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगी कि स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन मतलब कि जो भी हम ट्रेड करते हैं, ओके, जो भी हम ट्रेड जनरेट करते हैं मार्केट में, तो उनका अकाउंटिंग कैसे होता है। अब ये अकाउंटिंग हम क्लाइंट हैंड से नहीं पढ़ेंगे, ये अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे ब्रोकर हैंड से या फिर क्लियरिंग मेंबर के हैंड से, कि किस तरीके से ब्रोकर के अकाउंट में लेजर क्रिएट होता है या फिर बैलेंस शीट क्रिएट होती है। अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा कि लेजर क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। बट अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आप फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं है या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए ये समझना बैलेंस शीट और लेजर। बट सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे सेविंग अकाउंट में डेबिट, कोई भी हम खर्च करते हैं तो डेबिट पड़ता है, राइट, हमारे अकाउंट से पैसा जो है वो कट जाता है। और कोई भी पैसा अगर हमारे सेविंग अकाउंट में आता है तो वहां पे हमको क्रेडिट एंट्री दिखती है, मतलब कि पैसा हमारे अकाउंट में एंटर किया है, राइट। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये जो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैं अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होती हैं। और डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन के लिए टैक्स क्या लगता है, ठीक है। तो और जो गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स चार्ज करती है अगर आप डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करें, और ऑब्वियस है पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। GST होता है, STT होता है, सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। तो उन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में कंप्लीट डिटेल पढ़ना है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है। लोग लाइक चूंकि थियोरेटिकल है तो छोड़ देते हैं, बट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को प्रेफर किया जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी, उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट करने में या फिर लेजर जनरेट करने में, ठीक है। और जो भी लाइक इक्विटी स्टॉक फ्यूचर की जो बुक्स जनरेट किया जाती है या इंडेक्स फ्यूचर की जो बुक्स जनरेट किया जाता है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है, तो वो ICAI का फॉलो किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब इन लोगों ने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए, तो उसी के गाइडलाइंस पे अकाउंटिंग या किया जाता है इंडेक्स फ्यूचर या फिर इक्विटी फ्यूचर्स का, डेरिवेटिव्स का, इन शॉर्ट, ठीक है। फिर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में हेजिंग करते हैं, है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हेजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो जो भी डिफरेंस रहता है स्पॉट रेट का और फॉरवर्ड रेट का, तो वो आपका डिस्काउंट या प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रीमियम कैसा, फॉर सपोज आप प्लस में दिखा रहे हैं, प्लस में दिख रहे हैं वहां पर तो प्रीमियम बोलते हैं उसको, अगर आप माइनस में दिख रहे हैं तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो जो भी अगर फॉर सपोज प्लस में होगा तो क्रेडिट एंट्री आएगा, माइनस में होगा तो डेबिट एंट्री आएगा, ठीक है। फिर जो भी डिफरेंस है सेटलमेंट डेट का और रिपोर्टिंग डेट का, तो वो कैरी किया जाता है। ये हम बाद में लाइक हम जब डेबिट और क्रेडिट एंट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देन प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस तरीके से PNL पे शो किया जाता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पर मैं आपको पहले एक बेसिक प्रिंसिपल बता देती हूँ कि डेरिवेटिव्स में क्या होता है।
ठीक है, अब डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। मे बी हमने डेरिवेटिव वाला जो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव में हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमको एक मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है। हम इसको इनिशियल मार्जिन बोलते हैं या फिर अपफ्रंट मार्जिन बोलते हैं, राइट। इनिशियल मार्जिन और अपफ्रंट मार्जिन प्लस हमको एक मार्क टू मार्केट पे करना पड़ता है ना, करेक्ट। तो ये जो इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट है, तो क्लाइंट बाय पोजीशन क्रिएट करे या फिर सेल पोजीशन क्रिएट करे, तो दोनों साइड पे चार्ज होता है डेरिवेटिव्स में। ओके, सो जब भी कोई भी क्लाइंट ओपन पोजीशन लेता है, एंड आई होप कि आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स तो पहले आप बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, बेसिक ऑफ ऑप्शन, कंसेप्ट ये सब क्लियर करिए एंड देन ये वाला वीडियो आप देखिए। ओके, सो अगर कोई भी क्लाइंट ओपन पोजीशन लेता है मार्केट में, है ना, आइदर बाय और सेल, तो इस केस में क्या होता है, ब्रोकर आपसे एक मार्जिन कलेक्ट करता है, राइट। तो अब ये जो मार्जिन कलेक्ट होगा तो ये क्लाइंट के अकाउंट से डेबिट होगा, है ना, क्लाइंट से अकाउंट से माइनस होगा। मतलब जितना भी मार्जिन होगा, फॉर सपोज 1 लाख रुपीज का यहाँ पे मार्जिन अमाउंट है, तो ये क्लाइंट के अकाउंट पे तो डेबिट एंट्री आएगी, मतलब उसके सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपए कट जाएगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए होल्ड हो जाएगा। और ब्रोकर के यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, ब्रोकर के अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री आएगी, राइट। उसके अकाउंट में एंट्री होगी, प्लस होगा, है ना। मतलब ये 1 लाख रुपए क्लाइंट किसको देगा, ब्रोकर को देगा। ब्रोकर मार्जिन कलेक्ट करेगा एंड इसके बिहाफ पे क्लाइंट अपना पोजीशन ले सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से अगर मार्क टू मार्केट ब्रोकर कलेक्ट करते हैं, फॉर सपोज क्लाइंट माइनस में पोजीशन क्लोज होती है ना, तो ये जो मार्क टू मार्केट है ये क्लाइंट के अकाउंट में डेबिट एंट्री आएगी और ब्रोकर अकाउंट में क्रेडिट एंट्री आएगी, ठीक है। अब जब क्लाइंट पोजीशन क्लोज कर देता है तो उस केस में क्या होगा, फॉर सपोज क्लाइंट अपनी पोजीशन क्लोज कर देता है, राइट। तो इफ क्लाइंट ने 100 रुपीज से पोजीशन बनाई थी, बाई किया था और 105 पे उसने सेल कर दिया, मतलब उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे उसकी 5000 क्वांटिटी खड़ी हुई थी, ठीक है, 5000 क्वांटिटी पे उसने परचेसिंग किया था, मतलब 5 इंटू 5000, ये इसका प्रॉफिट है 5 रुपये पर शेयर का, राइट। तो 5000 मतलब उसको कितना हो गया, 25,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकर ने जो भी इनिशियल मार्जिन कलेक्ट किया था क्लाइंट के पास से वो उसको रिटर्न देना पड़ेगा, है ना। क्लाइंट से जो भी इनिशियल मार्जिन लिया था तो वो क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बैक करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस प्रॉफिट रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये अब ये वाली जो एंट्री आएगी क्लाइंट के अकाउंट में ये क्रेडिट एंट्री आएगी और प्लस प्रॉफिट की भी जो एंट्री आएगी वो क्रेडिट एंट्री आएगी। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है। और एक और चीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है या पीएनएल, ये प्रॉफिट जो बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये फीफो मेथड पे बनती है। ये क्वेश्चन आता है, आप चाहो तो कहीं पे नोट कर लो, फीफो मेथड, ठीक है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अकाउंट्स स्टूडेंट को पता होगा बट नॉन अकाउंट स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ये वर्क करता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है कि पीएनएल स्टेटमेंट मतलब कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो फीफो मेथड पे वर्क करती है। फीफो का मतलब क्या होता है कि फॉर सपोज क्लाइंट ने फ्यूचर एसबीआई का लिया है, ठीक है। अभी उसने फर्स्ट पोजीशन क्रिएट करी बाय की 220 रुपीज पे, स्टॉक जो है वो डाउन साइड आ जाता है 215 रुपए पे। यहाँ पे उसको लगता है कि नहीं ये और प्लस साइड में मूव करेगा, अभी माइनस आया तो मैं एक काम करता हूँ, पोजीशन को एवरेज कर लेता हूँ।
तो वो सेकंड पोजीशन अगेन बाई की क्रिएट करता है 215 रुपए पे। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टॉक और थोड़ा सा नीचे आ जाता है और थर्ड पोजीशन उसको लेनी पड़ जाती है, और थर्ड पोजीशन वो लेता है 210 रुपीज पे। ठीक है, अब उसने ये 3 पोजीशन ली, आपके अकॉर्डिंग आप 3 पोजीशन ले रहे हैं, तो जो भी फॉर सपोज 1000 क्वांटिटी पे वो परचेसिंग कर रहा है, मतलब अभी उसके पास में टोटल 3000 क्वांटिटी है, राइट, बाइक पे, है ना। और इसका एवरेज जो रहेगा वो 220 प्लस 215 प्लस 210 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो आएगा ये इसका एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो ये एवरेज प्राइस अराउंड कितना आएगा, आई थिंक 215 रुपीज के आसपास आएगा 3000 क्वांटिटी का। अब वो क्या करता है कि जैसे ही 220 रुपीज पे जाती है ऑर्डर, है ना, 220 पे जैसे ही एसबीआई का प्राइस जाता है अगेन 220, तो वो सेल कर देता है अपनी पोजीशन पर। वो सारे लॉट सेल नहीं करता है, वो क्या करता है जो नीचे के जो 2 लॉट रहते हैं वो ये मान के चलता है कि मैंने जो लास्ट 2 लॉट्स लिए थे तो वो मैं 2 लॉट आप सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो वो 2000 क्वांटिटी सेल कर देता है। बट यहाँ पे सिस्टम क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। क्लाइंट को जब रिफ्लेक्ट होगा, अगर वो ये 2 पोजीशन क्लियर करने के बाद अपना चेक करेगा पीएनएल, तो पीएनएल उसको ना तो एवरेज के हिसाब से बताएगा, ना ही ये दिखाएगा कि जो लास्ट में जो 2 पोजीशन लिया है वो आपने स्क्वायर ऑफ किया है। पीएनएल कैसा दिखाएगा, पीएनएल ये दिखाएगा आपने फर्स्ट पोजीशन लिया था 220 पे, इसको आपने सेल किया 220 पे। ठीक है, और सेकेंड पोजीशन आपने लिया 215 पे, इसको आपने सेल किया 220 पे। ओके, सो ये वाला जो यहाँ पे इसको दिखेगा तो उसको सिर्फ 5 रुपीज प्लस में दिखेगा एक, और ये वाला जो दिखेगा तो ये उसको कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जीरो, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। और ये वाली जो सेकंड पोजीशन है 215 और 220 वाली, तो इसको ये 5 रुपीज पर शेयर उसको प्लस में दिखेगा। तो उसको जो पैसा आएगा वो 1000 इंटू 5 के अकॉर्डिंग पैसा उसको क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 210 और 215 तो एवरेज आया 212.5 का, और 212.5 के अकॉर्डिंग 220 पे उसने क्लोज किया पोजीशन, तो उसको 7.5 रुपीज का पर शेयर प्रॉफिट हुआ 2000 क्वांटिटी। नहीं, जब वो थर्ड पोजीशन क्लियर करेगा, इफ सपोज वो थर्ड पोजीशन जो क्लियर करता है वो 225 पे क्लियर करता है, तो इस केस में 210 रुपए, क्योंकि सबसे लास्ट पोजीशन थी, तो जो 225 पे लेगा तो यहाँ पे उसको 15 रुपीज का प्लस दिखेगा। ठीक है, बट अगर वो 210 के बिलो क्लोजिंग पे क्लोज करता है पोजीशन, तो उसको यहाँ पर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग माइनस दिखेगा। इसका मतलब क्या है, फीफो कैसे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पहले पोजीशन एंटर किया है और जो भी पोजीशन आप आउट कर रहे हो मतलब सेल कर रहे हो, अगर आपने पहले बाय 220 रुपए पे किया था और उसके बाद आपने 220 पे ही क्लोज कर दिया पोजीशन, तो आपका जो क्लियरेंस होगा वो फर्स्ट पोजीशन का 220 पे होगा, देन सेकंड पोजीशन का 220 पे होगा, और थर्ड पोजीशन आप जब भी जिस भी रेट पे स्क्वायर ऑफ करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो भी डिफरेंस होगा वो प्लस या माइनस कैलकुलेट करता है सिस्टम। ना सिस्टम एवरेज पे कैलकुलेट करता है, ना ही सिस्टम आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है कि यार मैंने सबसे लास्ट पोजीशन मतलब लास्ट वाला जो लिया था पोजीशन वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से वर्क नहीं करता है। फीफो के अकॉर्डिंग वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पोजीशन आपने पहले लिया है उसका अगर क्लोज हुआ है तो वही वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। बट हाँ, जब हम पीएनएल निकालते हैं तो फिर उसमें हमको ये तीनों का एवरेज होके और वहां पे मिलता है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमको जिस हिसाब से आते हैं या जो पैसा डेबिट और क्रेडिट एंट्री आती है वो फीफो के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा इसका। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन। मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन जो इंट्राडे करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रीमियम और डिस्काउंट कलेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे एजिंग में मैंने बताया था कि जो भी डिफरेंस रहेगा स्पॉट प्राइस का और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उसके अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट एंट्री पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो फर्स्ट इनिशियल मार्जिन है वो पे करना है एंड देन आप जहाँ पे भी क्लोज करते हो पोजीशन एट द एंड ऑफ द डे वहां पे आपका जो भी प्लस रहेगा तो आपको नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपका माइनस रहेगा तो सेम टाइम सेम डे आपका
डेबिट हो जाएगा अकाउंट से और मार्जिन अमाउंट आपको रिलीज हो जाएगा। यही सेकंड में लिखा हुआ है कि अ गेन और अ लॉस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस ईयर एंड वैल्यूएशन रेट, द फॉरवर्ड रेट अवेलेबल एट द ईयर एंड। बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं वो ईयरली वर्क करते हैं तो वो P&L में ईयरली रिफ्लेक्ट होंगे। फ्यूचर भी ईयरली वर्क करते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर सेशन चलता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग P&L जनरेट होती है। आप जब ITR फाइल करते हैं तो आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का ITR फाइल करना पड़ता है। तो सेम जो P&L यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकलता है तो वो भी 1 ईयर का निकलता है। बट आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक का भी P&L स्टेटमेंट अपने ब्रोकर से ले सकते हैं। बट फॉर ITR पर्पज और फॉर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बुक में जो दे रखा है वो ईयर एंड दे रखा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है P&L में, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लाइक थ्योरेटिकल है, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। एवरी क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू पे द ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर इनिशियल मार्जिन। ऑब्वियस हमने ये सब पढ़ ही रखा है कि इनिशियल सबसे फर्स्ट जो है हर एक क्लाइंट को इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। इफ इनिशियल मार्जिन क्लाइंट नहीं पे करता है और ब्रोकर पोजीशन बनाने के लिए दे देता है क्लाइंट को, तो यहाँ पे सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रोकर एंड क्लाइंट बोथ को पेनल्टी चार्ज होती है जो कि 5% की पेनल्टी है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ब्रोकर विदाउट कलेक्ट इनिशियल मार्जिन पोजीशन क्रिएट करने नहीं देता है। ब्रोकर क्लाइंट से इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करता है और वो किसको फॉरवर्ड करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को या क्लियरिंग मेंबर को वो फॉरवर्ड करता है जिसके भी अंडर में वो काम कर रहा है। एंड देन वो इक्विटी इंडेक्स या फिर स्टॉक में क्लाइंट पोजीशन बना पाता है, ठीक है। अभी ये जो भी इनिशियल मार्जिन है ये क्या होता है, डेबिट होता है क्लाइंट के अकाउंट से और क्रेडिट होता है ब्रोकर के अकाउंट में। ये जो इनिशियल मार्जिन हम ले रहे हैं परचेस या सेल के लिए, तो ये दोनों ही एंट्रीज पे लगता है। मतलब अगर क्लाइंट बाय पोजीशन बना रहा है तो भी लगेगा और सेल पोजीशन बना रहा है तो भी लगेगा। अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होगा तो उस पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। किसकी एंट्री पास नहीं होगी, इनिशियल मार्जिन की एंट्री पास नहीं होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जो वैल्यू आएगा वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आएगा। फॉर सपोज 1000 क्वांटिटी है, ठीक है, 1000 क्वांटिटी है इंटू 200 के रेट से लिया है। 200 नहीं लेते, बहुत कम हो जाएगा, 500 के रेट से लिया है। तो अभी कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए आ रहा है, करेक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई टोटल, है ना, कि 1000 क्वांटिटी, 1000 का लॉट साइज है, 500 का रेट चल रहा है स्टॉक का, ये स्टॉक प्राइस है, करेक्ट। तो आपको 5 लाख रुपए पे करना थे। बट फ्यूचर में क्या होता है, हमको 5 लाख रुपीज पूरा पे नहीं करना होता, हमको सिर्फ इनिशियल मार्जिन पे करना होता है ना। तो इनिशियल मार्जिन कितना रहता है, 10% से लेकर तो 35% तक रहता है, डिपेंड ऑन दी मार्केट फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा तो परसेंटेज इनिशियल मार्जिन ज्यादा लगेगा, कम रहेगा तो कम लगेगा, ठीक है। तो ये जो इनिशियल मार्जिन है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट पे, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। ये इनिशियल मार्जिन कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो ये लेजर में रिकॉर्ड होता है। लेजर में क्यों रिकॉर्ड होता है, जस्ट बिकॉज की जो लेजर एंट्री रहती है वो सेम हमारे सेविंग अकाउंट की, अगर आपने स्टेटमेंट देखी होगी तो उसी तरीके की लेजर एंट्रीज रहती है कि कहाँ से डेबिट हुआ और किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो वहां पे वो पूरा एंट्री रहता है। तो वहां पे इनिशियल मार्जिन रिफ्लेक्ट होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट नोट पे इनिशियल मार्जिन रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो टैक्सेस लगते हैं या जो भी ब्रोकर या एक्सचेंज जो चार्ज करता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे चार्ज करता है, वो इनिशियल मार्जिन पे चार्ज नहीं करता है। वो तो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट का आपको पूरा चार्ज नहीं देना है क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, आप आने वाले टाइम में उसका सेटलमेंट करोगे, तो इसलिए वहां पे फुल अमाउंट नहीं आपसे कलेक्ट किया जाता है, सिर्फ इनिशियल मार्जिन, यानी कि जो रिस्क, जितना रिस्क वैल्यूएशन है उतना ही आपसे कलेक्शन। वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हुआ या उस कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट नहीं हुआ तो वो जो इनिशियल मार्जिन आपसे लिया हुआ है उससे उसका सेटलमेंट किया जाएगा। तो इसलिए इनिशियल मार्जिन लिया जाता है, ठीक है। अब ये
आपको लेजर और कॉन्ट्रैक्ट नोट का एंट्री समझ में आया। अब बैलेंस शीट पे किस तरीके से एंट्री किया जाता है। तो बैलेंस शीट पे जो स्टॉक फ्यूचर्स है और जो इंडेक्स फ्यूचर है उनका दोनों का सेपरेटली एंट्री किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। Where any account has been paid in excess of the initial margin or additional margin, the excess should be disclosed separately as the deposit under the head current asset, ठीक है। और फॉर सपोज कि जैसे कि नॉर्मल बैंक ब्रोकर जो रहते हैं तो वो तो उनका ट्रेडिंग डीमैट और सेविंग लिंक रहता है आपस में तीनों, तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन यदि कलेक्ट कर भी लेते हैं क्लाइंट के अकाउंट से तो वो रिलीज कर देते हैं वापस सेविंग अकाउंट में, एट द एंड ऑफ द डे चला जाता है क्लाइंट के अकाउंट में। बट इन केस ऑफ प्राइवेट ब्रोकर्स, उस केस में क्या होता है, तो प्राइवेट ब्रोकर्स का क्या रहता है, उनका सेविंग अकाउंट लिंक नहीं रहता है। उनके अकाउंट में आपने अगर सपोज आपको ज़रोदा के बारे में पता होगा या शेयर खान या एंजल ब्रोकिंग के बारे में, तो पहले उनके ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ब्रोकर के अकाउंट में आपको पैसा देना पड़ता है। वो पैसा वो ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वो पैसा जब ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट, फॉर सपोज आपको पता है कि मैं डेली का 10 लाख का पोजीशन बनाता हूँ या 5 लाख का पोजीशन बनाता हूँ, तो आप उतना पैसा रखते हैं। बट किसी दिन आपको मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं लगते हैं या मार्केट मूवमेंट समझ में नहीं आता है, तो उस दिन आप पोजीशन नहीं बनाते हैं, तो वो अमाउंट ऐसे ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। तो वो जो एंट्री करते हैं, वो जो फ्री या फिर आइडियल अमाउंट जो रहता है उसका जो एंट्री करते हैं, तो वो करंट असेट में एंट्री किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट किस तरीके से लाइक इनिशियल मार्जिन लिया जाता है, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि डिपॉजिट लिया जाता है इनिशियल मार्जिन का, है ना। तो ये जो इनिशियल मार्जिन क्या होगा, वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा किस अकाउंट में, इनिशियल मार्जिन अकाउंट में, और क्रेडिट लाइक डेबिट किस अकाउंट से होगा, तो वो जो भी क्लाइंट का बैंक अकाउंट रहेगा वहां से डेबिट होगा। तो ये पूरी एंट्रीज हैं कि किस तरीके से एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं। बट अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, ये ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता नहीं है, बट अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। तो लाइक आप जैसे ही लेजर ओपन करते हैं तो आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे पूरी मिल जाती है, कहाँ से किस अकाउंट में डेबिट एंट्री पड़ी है, किस अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पड़ी है, वो क्लियर आपको वहां पे मिल जाता है। वहां पे 2 अकाउंट नंबर रहते हैं, एक तो आपका खुद का सेविंग अकाउंट नंबर रहेगा अगर आप बैंक ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट ब्रोकर के पास कर रहे हैं तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट नंबर रहता है, ठीक है। और जो सेकंड अकाउंट नंबर रहता है वो ब्रोकर अकाउंट नंबर रहता है। तो अगर फॉर सपोज आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो ब्रोकर के अकाउंट में क्रेडिट शो होता है, अगर आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो रहा है तो ब्रोकर के अकाउंट में डेबिट शो होता है, ठीक है। इनिशियल मार्जिन, तो ये इनिशियल मार्जिन कलेक्शन एडजस्टमेंट्स थे कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। अभी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर सपोज कोई मिस्टर एक्स है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने परचेस किया है, दैट मीन्स बाय किया है 5 मार्च 2018 को, है ना। इनिशियल मार्जिन जो कैलकुलेट होता है एज पर स्पैम, तो वो 50,000 रुपए का होता है। 50,000 रुपीज इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करना है किसको, ब्रोकर को, ठीक है। तो जो यहाँ पे इनिशियल मार्जिन है वो 50K है, ओके। अब एज पर स्पैम जो इनिशियल मार्जिन है वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि फिफ्थ मार्च को कितना था, 50,000 रुपए था। अब ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, मैंने आपको लाइक बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में बताया था, एंड जब हमने ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था तभी भी उसमें भी था ये, बिकॉज हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो नेक्स्ट डे जो है वो 55K हो रहा है, फिर 45 हो रहा है, फिर 47 हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जब 5th को उसने पोजीशन लिया, राइट, तो उसके अकाउंट में कितना डेबिट आया, 50,000 का। अब जब 6th को वो पोजीशन उसका होल्ड है, उसने पोजीशन क्लियर नहीं कर रहा है, तो इस दिन उसको 55,000 रुपए का इनिशियल मार्जिन लग रहा है, दैट मीन्स 5K जो है उसको एक्स्ट्रा पे करना है। तो ये क्या होगा, क्लाइंट के अकाउंट से डेबिट पड़ेगा और ब्रोकर अकाउंट में क्रेडिट होगा। देन 7th डे को 45,000 रुपीज इनिशियल मार्जिन लगता है। तो अब यहाँ पे क्लाइंट के कितने पैसे हैं, 55,000 रुपए हैं, बट लग उसको इनिशियल मार्जिन कितना रहा है, 45,000, मतलब यहाँ पे 10,000 रुपीज उसके एक्स्ट्रा हैं। तो ये एज अ करेंट असेट में अवेलेबल मार्जिन में शो हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे 8th ऑफ मार्च को अगेन 47K लग रहा है, दैट मीन्स 3,000 रुपीज और देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑलरेडी 45 दिया हुआ है। तो ये जो करंट असेट है इसमें से
3K कलेक्ट करेगा ब्रोकर और करंट असेट में ओनली 7K बताएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ब्रोकर इनिशियल मार्जिन पे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, और मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन सेपरेट होता है। इनिशियल मार्जिन के साथ मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन नहीं हो, ऐसा नहीं कि 50,000 का इनिशियल मार्जिन कलेक्ट कर लिया एंड देन नेक्स्ट डे जो मार्क टू मार्केट आ रहा है वो 10,000 तो 60,000 रुपए ये और फिर 55 तो -5 हो गया। नहीं नहीं, इनिशियल मार्जिन कैलकुलेशन सेपरेट होता है और मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन सेपरेट होता है। दोनों का अकाउंट भी सेपरेट रहता है, वो लोग दोनों का अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हैं। अगर मिक्स कर देंगे तो फिर उनको कैसे समझ में आएगा कि इसका मार्क टू मार्केट कितना कलेक्शन हुआ था या और इनिशियल मार्जिन इसको प्रॉफिट हुआ था और इसको प्रॉफिट कितना हुआ है तो अब इसको रिटर्न कितना देना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दैट्स वाई इनिशियल मार्जिन अकाउंट अलग रहता है, मार्क टू मार्केट अकाउंट अलग रहता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग रहता है। मार्क टू मार्केट जो अकाउंट रहता है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ मार्जिन रहता है, जस्ट बिकॉज की जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसके कारण जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कम या ज्यादा हो रहा है तो वो क्लाइंट से कलेक्ट किया जाता है, बिकॉज फ्यूचर और डेरिवेटिव्स आर वेरी रिस्की मार्केट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है। अगर क्लोजिंग के टाइम पे क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया तो वो ड्यूज ब्रोकर कहाँ से एडजस्ट करेगा, तो दैट्स वाई वो डेली बेसिस पे उससे मार्जिन कलेक्शन भी करता है और मार्क टू मार्केट कलेक्शन भी करता है। तो यही सब इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिया हुआ है ना। एंड देन ये सेम है मार्क टू मार्केट का जो मैंने आपको बताया कि इनिशियल मार्जिन का सेपरेट कलेक्शन होता है और मार्क टू मार्केट का सेपरेट कलेक्शन होता है। अब एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि फॉर सपोज क्लाइंट ने एक बाय पोजीशन लिया है ना, 105 रुपीज से इसने बाय पोजीशन लिया है। अब 3:30 मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो पोजीशन क्लोज होती है वो 110 रुपए पे क्लोज होती है, दैट मीन्स 5 रुपीज प्लस में क्लोजिंग हुई है। तो क्या ब्रोकर क्या करेगा, क्लाइंट का जो पुल अकाउंट है ना, क्लाइंट का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है या फिर पुल अकाउंट बोला जाता है, इसमें उसको 5 रुपीज इंटू फॉर सपोज 5,000 क्वांटिटी है तो 5,000 इतना मार्जिन एक्स्ट्रा अवेलेबल कर देगा, 25K का एक्स्ट्रा अवेलेबल कर देगा। अब उसका जो पोजीशन यहाँ पे क्रिएट रहेगा वो किससे रहेगा, 110 रुपए प्रीवियस वैल्यू से क्रिएट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्लोज देता है, ये फर्स्ट डे क्लोजिंग दिया था, नेक्स्ट डे ये क्लोज देता है 105 रुपए पे अगेन, है ना। तो अब यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो -25K का जो ये एक्स्ट्रा फंड था उसके अकाउंट में वो यहाँ से ब्रोकर एडजस्ट कर देगा। तो इस तरीके से मार्क टू मार्केट का कलेक्शन होता है। ठीक है, और इसका एंट्री जो होता है अगर फॉर सपोज माइनस में मार्क टू मार्केट जा रहा है यानी कि लॉस में क्लोज हो रहा है स्टॉक तो मार्क टू मार्केट क्लाइंट के अकाउंट से डेबिट किया जाता है, मतलब लिया जाता है वहां से। और अगर प्लस में क्लोज होता है अकाउंट तो क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बट ये सेम डे नहीं होता है, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होता है 9 बजे, है ना। जो भी एडजस्टमेंट प्राइस रहता है स्टॉक का उसके अकॉर्डिंग उससे मार्क टू मार्केट कलेक्ट किया जाता है और दोनों अकाउंट सेपरेट रखे जाते हैं। इनिशियल मार्जिन अकाउंट भी सेपरेट रखा जाता है और मार्क टू मार्केट अकाउंट भी सेपरेट रखा जाता है। ओके, और इक्विटी और इंडेक्स का भी बैलेंस शीट जो रहता है वो सेपरेट रखा जाता है। देन ओके, अब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे कि क्लाइंट को क्या क्या टैक्स चार्ज होता है। अब ये जो भी टैक्स चार्ज होता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे चार्ज होता है, ये भी आप कहीं पे नोट कर। ठीक है, समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है समटाइम्स नहीं आता है, इतना ज्यादा मतलब लाइक पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है बट कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहती है उस पर ये चार्ज किया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है कि फॉर सपोज SBI है ना, 3500 का इसका लॉट साइज है ना, और SBI का जो प्राइस चल रहा है अभी वो 200 रुपीज चल रहा है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो जाती है 7 लाख रुपीज, है ना। पोजीशन क्लाइंट फ्यूचर में किस पे बनाता है, इनिशियल मार्जिन पे करके बनाता है। तो ये जो चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ये इसको इनिशियल मार्जिन, ये इसको किस पे लगते हैं, मतलब टोटल 7 लाख रुपीज पे इसको ये चार्ज पे करना पड़ेगा। अब ये जो STT है ये फ्यूचर में सिर्फ
1 लाख पे लगता है ना, मतलब आइदर बाय पे लगेगा या फिर ओनली सेल पे लगेगा। फ्यूचर में सिर्फ 1 लाख पे। 1 लाख मतलब क्या होता है, जैसे हम बाय और सेल करते हैं ना, तो इसको बोथ लाख बोला जाता है। अगर हम सिर्फ बाय कर रहे हैं तो 1 लाख बोला जाता है, अगर हम सिर्फ सेल कर रहे हैं तो भी 1 लाख बोला जाता है, बट अपन दोनों करते हैं बाय से तो उसको बोथ लाख बोला जाता है। तो सिर्फ 1 लाख पे फ्यूचर्स में जो है वो टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। अब ये कितना कितना चार्ज होता है उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं, आपने फर्स्ट पोजीशन बाय किया था, देन आपने ऑप्शन सेल किया, तो आपको 0.05% चार्ज होता है। जो भी वैल्यू होगी, फॉर सपोज ऑप्शन की जो वैल्यू होती है, जैसे कि लाइक सेलर है ऑप्शन का, है ना, अभी उसने 3,500 क्वांटिटी 10 रुपए से उसने सेल किया, तो ये कितने का वैल्यूएशन हुआ उसका, 35,000 रुपीज का। बट यहाँ पे जो अगर सेलर है, राइटर है ऑप्शन का, तो उसको इस 35,000 पे नहीं होगा, उसको कैसे चार्ज होगा, 3,500 इंटू जो भी उसने स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है ना, क्योंकि वो सेल कर रहा है, तो इस पे उसको एसटीटी चार्ज होगा। बट बायर के लिए ऐसा नहीं है, बायर जो भी प्रीमियम पे करता है उस पे उसको एसटीटी चार्ज होता है ना। तो जैसे फॉर सपोज अगर यहाँ पे हम सेलर की जगह बायर ले लेते हैं, है ना, कि 3,500 क्वांटिटी था, 10 रुपीज से उसने बाय किया, 10 रुपी की प्रीमियम पे की 35,000 रुपीज, तो उसको इस वैल्यू पे, मतलब जो भी जिस भी वैल्यू पे वो सेल करता है, फॉर सपोज वो 40,000 रुपए पे सेल करता है, 5,000 प्रॉफिट में सेल करता है, तो इस सेलिंग अमाउंट पे उसको एसटीटी लगेगा। अगर लॉस में करता है, जैसे कि 30,000 पे करता है, तो उसको इस 30,000 के ऊपर एसटीटी चार्ज होगा। ओके, देन फ्यूचर, ये तो ऑप्शन के लिए हो गया, बायर और सेलर। तो सेलर को कितना लगता है, और चूंकि सेलर को ज्यादा अमाउंट पे लगता है, स्ट्राइक प्राइस इनटू जो भी उसका लॉट साइज है उस पर उसको चार्ज होता है, तो इसलिए थोड़ा कम लगता है, 0.05% लगता है। और जो अगर फॉर सपोज कोई बायर है ऑप्शन का, तो उसको जो भी एक्सरसाइज करेगा जहां पे भी, तो वहां पे उसको कितना लगेगा, 0.125%। इसी तरीके से फ्यूचर अगर बाय किया हुआ है उसने और सेल करता है, तो भी उसको 0.1% लगता है, 0.01% लगता है। और अगर फर्स्ट उसने सेल किया हुआ है एंड देन बाय करता है, तो भी उसको 0.01%। यहाँ पे जो लाइक क्या बोलते हैं कि बैक ऑफिस टीम वर्क करती है, या फिर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, तो आप फ्यूचर जब भी सेल करोगे, आपने फर्स्ट नेक्ड पोजीशन सेल के ली हुई है या आप अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ कर रहे हो, तो आप जब भी फ्यूचर सेल पिट जैसे ही आप प्लेस करोगे, तो वहीं पे ही आपका जो है ये एसटीटी चार्ज कट हो जाता है 0.01% का। ओके, देन इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा भी चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। सो वो चार्ज एक अलग रहते हैं। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आप ये ध्यान रखना कि बहुत लाख पे नहीं लगता है, सिर्फ 1 लाख पे लगता है। एक ही साइड आपको चार्ज देना पड़ता है, वो फ्यूचर में कब, सेलिंग के टाइम पे। और ऑप्शन में कब, ऑप्शन में भी आपको एक ही लाख पे लगता है, सेलिंग के टाइम पे ही लगता है। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको 0.125% लगेगा, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आपको 0.05% लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली ये जो लास्ट एसटीटी वाला पार्ट था वहां से आते हैं। एक फीफो मेथड जो मैंने आपको बताया उस पे क्वेश्चन आता है। देन कंबाइंड क्वेश्चंस मतलब ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकती कि पर्टिकुलर इसी चैप्टर से आता है, बट ट्रेडिंग सिस्टम वाला जो इनिशियल मार्जिन कलेक्शन वाला जो टॉपिक है, वो अगर क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस चैप्टर से भी आ सकता है। तो जो लास्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर से पर्टिकुलर 3 मार्क्स मतलब ये टॉपिक से आज नहीं। आपके जो लास्ट 5 चैप्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, आपको पांचों चैप्टर एक साथ पढ़ना पड़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है।
और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे लाइक कमेंट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो या फिर थैंक यू कहते हैं, तो लाइक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कीप गोइंग, ऐसे ही आप मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहें। और प्लीज़ आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपको सेम टाइम पे आंसर करूँ, और मैं भी नहीं कर सकी तो मैं आपको थोड़ा डिले होगा बट मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। सो होप एंड स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और टॉप ऑफ द वीडियो भी मैं ट्राई करूंगी लिंक प्रोवाइड करने का। तो आप वहां से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मॉक टेस्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है बट सुन मॉक टेस्ट अपडेट हो जाएगा। एंड वन मोर टाइम थैंक यू सो मच फॉर माय फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के कारण ही मैं ग्रो कर रही हूँ एंड आई होप ये हमारी जो फैमिली क्रिएट हो रही है धीरे धीरे करके हम बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारी बनेगी फैमिली बनेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।